अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मैक्स स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगा। मैक्स टू जापान की एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप है जो कि दो टाइप्स की होती है। एक होती है यूनिवर्सिटी ट्रैक की और एक होती है एम्बेसी ट्रैक की। यूनिवर्सिटी ट्रैक में आपको यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना होता है और एम्बेसी ट्रैक में आपको एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करना होता है। आजकल जो है यूनिवर्सिटी ट्रैक की जो एप्लीकेशन है वो क्लोज है और एम्बेसी ट्रैक की ओपन है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी वेबसाइट पे लेके जाऊंगा जो कि हमारे पास मैक्स स्कॉलरशिप के नाम से। अगर मैं इस वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है और सबसे पहले वाले लिंक पे मैं क्लिक कर दूंगा। अगर आप इंडिया में हैं, बांग्लादेश में हैं, नेपाल में हैं, तो आपकी रेलिवेंट एम्बेसी की वेबसाइट पे आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सबसे पहले मैं पहले लिंक पे क्लिक करता हूँ और इस तरह की इंटरफेस पे आ जाता हूँ। आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है और इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स बताए जाते हैं और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको एक्सप्लोर करनी होती हैं और ये सेल्फ एक्सप्लेनेट चीज है। इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए आपकी जो लास्ट डेट है वो 27 मई 2025 है। तो आप लोग अपनी एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके इसको कंफर्म कर सकते हैं। तो जैसे ही ट्रैक डाउन करता हूँ तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में मैं आता हूँ। तो इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसा औखा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसपे आपको टाइम लग सकता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होंगे। अगर मैं नंबर 1 की बात करता हूँ, मार्कशीट फॉर्म की। दूसरी है एप्लीकेशन फॉर्म है, मैं इनको ओपन करके भी दिखाऊंगा आपको। तीसरा है रिसर्च प्लान है, ये MS या PhD कैंडिडेट्स के लिए है। और अटेस्टेड कॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री, ये आपकी लास्ट यूनिवर्सिटी से भी अटेस्ट आप करवा सकते हैं। ये आपको थोड़ी डिटेल दी जाती है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने डिग्री, ग्रेजुएशन डिग्री की आप लोगों ने अटेस्टेड कॉपी दे देनी है। एक कॉपी देनी है ओरिजिनल अटेस्टेशन के साथ, ओरिजिनल स्टैम्प वगैरह के साथ। उसके बाद है रिकमेंडेशन लेटर है प्रेसिडेंट का या डीन का। किसी यूनिवर्सिटीज में प्रेसिडेंट कंसीडर किया जाता है, किसी में डीन कंसीडर किया जाता है। तो आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंगली उससे रिकमेंडेशन लेटर बनवा लेना है। ये एब्स्ट्रैक्ट ऑफ थीसिस है, अगर आपके पास है तो ओरिजिनल। उसके बाद अगर आप लोग कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आप उससे भी रिकमेंडेशन लेटर लेके देंगे। ये सारी चीजें आप लोगों ने, ये डॉक्यूमेंट्स जो आप सबमिट करेंगे वो आपको रिटर्न नहीं होंगे। दूसरा पॉइंट है कि आप लोगों ने उसको स्टेपल नहीं रखना, आप लोगों ने जस्ट पेपर पिन लगा देनी है। वो टेम्परेरी होता है तो उसको बंदा उतार के डॉक्यूमेंट रीड कर लेता है। उसके बाद है जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग ऊपर देख रहे हैं, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर आप लोगों ने इस्लामाबाद में आप ख्वाहिश रखते हैं कि आप लोगों का अगर इन केस ऑफ सिलेक्शन टेस्ट हो या कोई इंटरव्यू हो वो इस्लामाबाद एम्बेसी में हो या इस्लामाबाद के सिटी में हो, तो आप लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इस एड्रेस पे भेज देंगे। और अगर आपको कोई क्यूरी वगैरह है तो आप इधर कॉल या ईमेल करके उनसे राब्ता कर सकते हैं। सिमिलरली कराची में अगर आप अपेयर होना चाहते हैं या आप सिंध से बिलोंग करते हैं, बलोचिस्तान से, क्वेटा से, तो आप लोगों ने इस एड्रेस पे जाके कोरियर करवा देना है या पोस्ट के थ्रू आप लोगों ने ये सारे डॉक्यूमेंट भेज देने हैं। बेसिकली इस एप्लीकेशन में आप लोग अंडर ग्रेजुएट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और आप लोग मास्टर्स और PhD के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इस स्कॉलरशिप में आप लोगों को BS, MS, PhD के ऑप्शंस मिलते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ मास्टर्स और PhD की, अगर आप लोगों ने अप्लाई करना है और आप लोग MS और PhD में अप्लाई करने के ख्वाहिशमंद हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं लेके जाता हूँ एक वेबसाइट पे जहाँ पे हमें सारे लिंक मिल जाएंगे जहाँ से हमने डॉक्यूमेंट्स उठाने हैं और उसको फिलअप करना है। और मैं आपको एप्लीकेशन का तरीका बताऊंगा कि कौन कौन सी मटेरियल को या कौन कौन सी चीजों को किस तरह हमने फिलअप करना होता है। तो मैं ये MS और PhD के लिए बता रहा हूँ। सिमिलरली आपको अंडर ग्रेजुएशन के लिए, यानी जिसको हम BS भी कहते हैं, उसके लिए भी आपको सेम चीजें जरूरत होती हैं। कुछ चीजें होती हैं जैसे आपको यहाँ पे BS का सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट होगी, और अगर आप बैचलर्स में अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपके लिए रिक्वायर्ड होगी इंटर की और बाकी स्कूलिंग होगी। ये आपकी एप्लीकेशन गाइडलाइन है, आप लोग इसको गाइडलाइन भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म की बात करनी है तो मैं एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आप लोगों के पास एडिटेबल PDF है और आप लोग यहाँ पे एडिट कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों ने क्या क्या लिखना होता है वो सारी चीजें यहाँ पे जापानीज में और इंग्लिश में बताई गई हैं। यहाँ पे सर नेम है, गिवन नेम है, मिडिल नेम है, ये सारी चीजें बेसिक हैं और आप लोग इसको खुद फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, जो भी है, मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है, सिंगल है, मैरिड है। और उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो है और आप लोगों ने राइट योर नेम एंड नेशनैलिटी ऑन द बैक ऑफ द फोटो। ये सारी चीजें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, आप लोगों ने यहाँ पे देख के इस फोटो में, इस फोटो वाले बॉक्स में उस फोटो को अटैच कर देना है। उसके बाद नेशनैलिटी लिख देनी है, अगर आप जापानीज नेशनल है तो वो आप लोगों ने सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ आप लोगों ने मेंशन कर देनी है, ईयर्स, मंथ और डेट, ये सारी चीजें। और एज आपकी 2026 तक, 1 अप्रैल 2026 तक जो एज बनती है आप लोगों ने वो सिलेक्ट कर देनी है। उसके बाद है तब 1991 के बाद वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एक एज लिमिट होती है हर चीज की, तो वो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद है करंट एड्रेस आप लोगों ने दे देना है, सिटी दे देना है, कंट्री दे देना है। और इसके बाद है अगर अभी जापान में रह के अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपका वीजा स्टेटस जो होगा वो आप लोगों ने मेंशन कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे बिफोर डिपार्चर जो आपका एड्रेस था जापान से
वो आप लोगों ने लिख देना इन केस अगर आप जापान में रहते हैं। उसके बाद ये कुछ सवालात हैं जिनको ये जवाबात आप लोगों ने देने हैं यहाँ पे। अगर मैं ये पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, लेकिन ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है तो कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो बताने के लायक है, तो मैं वो बताता हूँ आपको। उसके बाद है कि आप लोगों ने फोन नंबर को, ईमेल को यहाँ पे टाइप कर देना है जिससे आपका कॉन्टेक्ट हो सके। उसके बाद है ये कि आप लोग पहले सिलेक्ट हुए हैं जापानीज स्कॉलरशिप में या नहीं, इस तरह की जो सवालात हैं, अगर हुए हैं तो किस पीरियड के थ्रू या किस ईयर में, किस टाइम में और किस स्कूल के थ्रू आप लोग हुए हैं, और हर स्कूल का एक प्रोग्राम नंबर होता है तो आप लोगों ने वो भी यहाँ पे मेंशन कर देना। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ प्रोग्राम नंबर की, तो आपके पास ये नंबर यहाँ पे मेंशन किए गए हैं कि अगर आप रिसर्च स्टूडेंट से तो 1 है आपका नंबर, इसी तरह 2, 3, 4 इस तरह सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे अवेलेबल है। आप लोगों ने यहाँ पे देख के इसको फिल आउट कर देना। अगर आप लोगों ने ये वाले प्रोग्राम मेंशन किए हैं तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है या नहीं है, इस तरह की चीजें आप लोगों ने यस और नो में दे देनी है अपने सिचुएशन के मुताबिक। उसके बाद है नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये सारे आप लोगों ने चीजें यहाँ पे फिलअप कर देनी है अपना डेटा, और आपकी जो स्कूलिंग होगी, टोटल पीरियड ऑफ एजुकेशनल और वर्क एक्सपीरियंस है तो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर देना कि इतने साल का और इतने मंथ का मेरा जो एक्सपीरियंस है पड़ा। उसके बाद है कि ये वाली जो चीज है आप लोगों ने इसको स्टडी करना है। वो बता रहा है कि अगर आप पहले सिलेक्ट हुए हैं या पहले रिजेक्ट हो चुके हैं तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, तो आप लोगों ने नो और यस में डिफरेंस देख लेना है और आप लोगों ने इसमें इसको फिल कर देना है। ये सारी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीजें हैं तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से देखना है और फिलअप करते जाना है। और ये मजे की बात है कि ये एडिटेबल पीडीएफ है, आपको इसको प्रिंट तब करना है जब इसको आप एडिट कर लेंगे। उसके बाद स्पॉन्सर है, पीरियड है, अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप है, ये आप लोगों ने अपनी सिचुएशन के मुताबिक बताना है। अब जो चीज आने लगी है वो है एकेडमिक रिकॉर्ड। आपका प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक आप लोगों ने यहाँ फिलअप कर देना है, जैसे मैट्रिक है, एफएससी है, बैचलर्स है, और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मास्टर्स है, अगर मास्टर्स के लिए कर रहे हो तो बैचलर्स है, बैचलर्स के लिए यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट है, मास्टर्स के लिए ग्रेजुएट है, टर्शरी है यानी हायर है उसके बाद, तो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे उन्होंने कन्वर्ट भी किया हुआ है कि इसको अंडर ग्रेजुएट का मतलब बैचलर लेवल है और मास्टर लेवल है, डॉक्टर लेवल है, तो आप लोगों ने यहाँ पे उसको अच्छी तरह से फिल आउट कर लेना है। उसके बाद टोटल ईयर आप लोगों ने भाई 2025 अप्रैल 2025 तक आप लोगों ने जो स्कूलिंग की है कितने साल उसके स्कूलिंग के बनते हैं तो आप लोगों ने दे देना है। अगर आपकी मास्टर्स है तो 18 साल हो जाएंगे, अगर आपकी बीएस है तो 16 साल हो जाएंगे, इसी तरह आपकी एफएससी है तो आप लोगों ने उस हिसाब से इसको एडजस्टमेंट कर देनी है। उसके बाद है फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन स्टडीड इन द पास्ट, या लाइक आप लोगों ने बैचलर्स जिसमें किया हुआ है, इंटर जिसमें किया हुआ है, तो आप लोगों ने उसके बारे में इसको बता देना है थोड़ी सी डिटेल, जैसे हम बाकी स्कॉलरशिप में फिलअप करते हैं जिसमें मोटिवेशन लेटर में हम ऐड करते हैं ये चीजें कि हमने ये चीजें स्टडी की हैं, तो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप चैट जीपीटी से भी हेल्प ले सकते हैं इसके बारे में। अगर आपने कोई बुक लिखी है या कोई आर्टिकल लिखा है तो आप लोग उसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद है द फर्स्ट कोर्स यू प्लान टू टेक इन जापान, तो आप लोग क्या इसमें जापान में स्टडी करना चाहते हैं, आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे, मास्टर्स के लिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए, या जो भी है, नॉन डिग्री है या प्रोफेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम है, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने यहाँ पे देख के चूज कर लें। उसके बाद है प्रेफर्ड मंथ ऑफ अराइवल इन जापान, ये डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटीज पे। नीचे आप यूनिवर्सिटीज का नाम देंगे जो आपकी प्रायोरिटी होगी, तो आप उस यूनिवर्सिटी की डेडलाइन पे देखेंगे और उसके हिसाब से आप लोग इसको फिलअप कर लेंगे। टर्म यू विश टू स्टडी इन जापान, उसके बाद है कि आप लोगों ने मास्टर्स कंप्लीट करना है, आप लोग प्रोफेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम कंप्लीट करना है, या अप टू द कंप्लीशन ऑफ डॉक्टर प्रोग्राम, तो आपकी जो स्कॉलरशिप है जो भी है और जिस प्रोग्राम की है या जिस लेवल की आप लोग ने वो देख लेनी है। उसके बाद है डू यू करंटली हैव ए जॉब, अगर आपके पास नहीं है तो नो, अगर है तो यस पे सिलेक्ट करना है और ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख देना है। एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड लिखना है, जैसे हम सीवी में ऐड करते हैं एक्सपीरियंस रिकॉर्ड सारा, तो वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसमें एक चीज का ध्यान रखना ये होता है कि आपने वॉलंटियर और पार्ट टाइम वर्क को इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लूडिंग लिखा हुआ है। तो ये कुछ चीजें हैं जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी हैं और इजी भी हैं, आप लोगों ने उसको फोकस होकर चेक करना है और उस पर डिटेल मेंशन कर देनी है। अब आ जाती है मोटिवेशन की। हम मोटिवेशन हर स्कॉलरशिप के लिए, हर यूनिवर्सिटी, फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए हम लिखते हैं। तो सबसे पहले है कि आपको क्या चीज फोर्स कर रही है कि आप जापान में स्टडी करें। ट्रिगर पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जो आपको फोर्स करता है, तो आप लोगों ने यहाँ पे अपनी सारी चीजें मेंशन कर देनी है और अपनी मोटिवेशन लिख देनी है। आप इसकी हेल्प ले सकते हो, चैट जीपीटी से भी ले सकते हो, आइडिया ले सकते हो, और आप लोगों ने बाकी यूनिवर्सिटीज के लिए भी आप लोगों ने लिखा होगा लेटर ऑफ मोटिवेशन, या एसओपी हम कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में भी हम कुछ मोटिवेशन ऐड करते हैं, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद है दूसरा सवाल इसका है व्हाई डू यू चूज जापान एज ए डेस्टिनेशन, तो आप लोगों ने ये मोटिवेशन भी लिखनी है कि आप ग्रेजुएट एजुकेशन यहाँ पे ही क्यों हासिल करना चाहते हैं।
और कंट्रीज में क्यों नहीं। उसके बाद है व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स डू यू थिंक यू कैन कंट्रीब्यूट टू जापान। जापान अपने कल्चर के बारे में हर फॉरेन कंट्री जो है अपने कल्चर के बारे में फिक्रमंद होता है कि इंटरनेशनल लेवल के जो फॉरेनर्स आते हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी या नेपाली, उनके लिए तो इंटरनेशनल पीपल है ना, तो वो जाते हैं तो उनके कल्चर में वो क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, इस तरह को उनको मोटिवेट करना है आप लोगों को, और आप लोग अपने कंट्री में क्या क्या सर्व कर सकते हो जापान में पढ़ने के बाद। उसके बाद है लैंग्वेज एबिलिटी है, 2 लैंग्वेजेस यहाँ पे गिवन है, आप अदर्स में तीसरी लैंग्वेज भी ऐड कर सकते हैं। 2 लैंग्वेजेस में जापान है, जापानीज है और इंग्लिश है। जापानीज में आप लोगों ने रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग को आप लोगों ने रेट करना है इस नंबर्स में। 0 का मतलब पुअर है, 1 का फेयर है, 2 का गुड है, 3 का एक्सीलेंट। तो आपने 0 to 3 स्केल तक इसको रेट आउट करना होता है। इंग्लिश आपकी रीडिंग कैसी है, राइटिंग कैसी है, स्पीकिंग कैसी है, लिसनिंग कैसी है, आप लोगों ने लिख देनी है। अगर आप लोगों ने जापानीज भी आप लोगों को आती है तो आप लोगों ने उस हिसाब से इसको मेंशन कर देना है। कोशिश कीजिएगा कि सच लिखिएगा। इन केस अगर आपसे कोई टेस्टिंग में सवाल हो जाते हैं तो आप लोग उसको आंसरेबल हो। उसके बाद है जापानीज लैंग्वेज क्वालिफिकेशन। अगर आप लोगों ने कोई सर्टिफिकेट हासिल किया है JLPT तो आप लोग उसका लेवल की टोटल स्कोरिंग लिख सकते हैं, और उसके अलावा भी अगर आप लोगों ने कोई और टेस्ट या किसी और चीज को अटेम्प्ट किया है जापानीज के हवाले से तो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सिमिलरली इंग्लिश लैंग्वेज के टेस्ट हैं जैसे टोफल है और आइल्स है। इसके अलावा आप लोग अदर्स में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी ऐड कर सकते हो जो आपको लैंग्वेज सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी की जानिब से मिलता है। अब मैं आ जाता हूँ उन चीजों में कि आपके डिपेंडेंट्स हैं या नहीं। कुछ स्कॉलरशिप्स आपको अलाउड करती हैं कि आप लोग अपने डिपेंडेंट्स या स्पाउस, चिल्ड्रन लेके जा सकते हैं, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में या इस स्कॉलरशिप में आप लोगों को एक ऑप्शन ये है कि आप लोग लेके तो आएंगे लेकिन आप लोगों ने एक्सपेंसेस खुद पेयर करने होते हैं। यहाँ पे आप लोगों के पास ये कुछ चीजें, कुछ कंडीशन मेंशन है एक्सपेंसेस के हवाले से, तो आप लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे और फिल अप कर देंगे उनकी डिटेल जो आपके डिपेंडेंट्स हैं या जिनको आप साथ लेके जाना चाहते हैं, उनके साथ रिलेशनशिप क्या है, उसकी एज क्या है, उसकी नेशनैलिटी क्या है। ये सारी चीजें फिल अप करने के बाद अब आ जाता है कॉन्टेक्ट पर्सन इन योर होम कंट्री इन केस ऑफ इमरजेंसी। इसमें आप लोग अपने ब्रदर का, फादर का, कोई कजन का, कोई भी रिलेटिव है, रेलिवेंट बंदा है तो आप लोग इधर ऐड कर सकते हैं उसका कॉन्टेक्ट पर्सन, जिसमें उसकी इन्फॉर्मेशन होगी नाम की, उसके साथ क्या आपका रिलेशन है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसका करंट एड्रेस क्या है, उसका फोन नंबर क्या है और उसका ईमेल क्या है जिससे कांटेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद अगर आप लोगों ने पहले जापान को विजिट किया है और आप वहाँ पे स्टडी कर चुके हैं या विजिट कर चुके हैं तो आप लोगों ने डेट मेंशन करनी है, अपना टाइम मेंशन करना है और बताना है कि भाई इस ईयर में, इस मंथ से लेकर इस मंथ के इस ईयर तक मैंने यहाँ पे स्टे किया था। पर्पस आप लोगों ने मेंशन कर देना है तो आप लोगों का ये यहाँ तक फिलअप हो जाता है। उसके बाद आप लोगों ने अपना कंसेंट जाहिर करना है, टिक कर देना है। उसके बाद डेट ऑफ एप्लीकेशन आप लोगों ने मेंशन कर देनी है, मंथ, डेट और ईयर। ये सारा कुछ करने के बाद आप लोगों ने इसका प्रिंट आउट करना है। प्रिंट आउट करने के बाद आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्स हैं इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप लोगों ने सेंड कर देना है जो हमने यहाँ पे फिलअप किया है। अब कुछ चीजें हैं जिनका फॉर्मेट यहाँ पे गिवन है लेकिन कुछ चीजें फ्री फॉर्मेट भी हैं। फ्री फॉर्मेट का मतलब है कि आप उसके अलावा भी कोई और फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल बात करता हूँ रिसर्च प्लान की, तो रिसर्च प्लान में इन्होंने हमें फॉर्मेट दिया हुआ है कि आप लोगों ने उस फॉर्मेट पे रिसर्च प्लान हमारे साथ शेयर करना है या हमें उधर भेजना है। तो अगर कुछ चीजें हैं जैसे रिसर्च प्लान वाली हैं, यहाँ पे भी आपको PDF दिया हुआ है, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास रिसर्च प्लान का क्या फॉर्मेट दिया। तो ये फॉर्मेट हमारे पास यहाँ पे गिवन है और आप लोगों ने इसको प्रिंट करके इस पे फिलअप कर देना है कि अपनी रिसर्च प्लान आपका जो आप बाकी यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई करते रहे हैं इन केस ऑफ PhD एप्लीकेशन, मास्टर्स एप्लीकेशन, तो ये चीजें रिक्वायर्ड होती हैं रिसर्च प्लान के नाम से। तो जिसमें आप लोगों की प्लानिंग होती है, पास्ट और प्रेजेंट फील्ड ऑफ स्टडी होता है। उसके बाद रिसर्च थीम क्या है, आपकी रिसर्च प्लान क्या है, ये आप लोगों को अच्छी तरह से आइडिया होगा। इसके अलावा भी आप हेल्प ले सकते हो AI से, यानी ChatGPT से। उसके बाद है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन और सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ अभी नहीं रिक्वायर्ड आपको, तो आप लोग लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेटर का अगर आप फॉर्मेट देखें, ये सैंपल है। सैंपल के बाद उन्होंने एक और चीज भी आपको फ्री किया हुआ है कि कोई भी लेटर हो या कोई भी स्टाइल हो इसका तो वो एक्सेप्टेबल है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको इसका फॉर्मेट दिखाऊं जो इन्होंने हमें गिवन, यहाँ पे इनका गिवन है, यहाँ स्टूडेंट का नाम, गिवन नेम, मिडिल नेम, सर नेम होता है। उसके बाद जो रिकमेंडेड नेम है यानी जो टीचर, जो एम्प्लॉय या मैं कह सकता हूँ आपकी ऑर्गेनाइजेशन का हेड या आपकी यूनिवर्सिटी का डीन या आपकी फैकल्टी का डीन या HOD, कोशिश करें कि इनसे ही आप रिकमेंडेशन लेटर बनवाएं। और इंस्टीट्यूट का नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल, सब कुछ प्रोफेशनल होना चाहिए यूनिवर्सिटी के नाम का या आपके इंस्टीट्यूशन के नाम का जहाँ पे आप जॉब करते हो, क्योंकि 2 रिकमेंडेशन लेटर है ना, 2 किस्म के, एक आपकी वर्किंग प्लेस का और एक है आपकी स्टडी प्लेस। तो आप लोगों ने फ्रॉम और टू डेट दे देनी है। यहाँ पे कुछ सवालात हैं जो रिकमेंडर ने यहाँ पे आंसर करने हैं। उसके बाद जैसे ही हो जाता है तो उसके बाद सिग्नेचर, डेट, और यहाँ पे ये है कि एनी अदर फॉर्मेट ऑफ रिकमेंडेशन लेटर विल बी एक्सेप्टेड। अगर आप यूनिवर्सिटी के लेटर हेड पे या जहाँ पे आप काम करते हैं उसके लेटर हेड पे भी दे देते हैं तो ये एक्सेप्टेबल होता है।
तो इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके पास। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको आइडिया होना चाहिए मैक्स स्कॉलरशिप की, जो कि 2026 की है, और इसकी डेडलाइन मैंने आपको मेंशन कर दिया है। कोई भी अगर आपका इससे रेलिवेंट कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। चौथा जो हमारे पास है रिसर्च प्लान हमने देख लिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मार्कशीट फॉर्म। मार्कशीट फॉर्म भी आपने भेजना है, जो कि आपको इसका फॉर्मेट दिया हुआ है, वो आप MS वर्ड में उसको ओपन करेंगे, उसको फिलअप करेंगे, उसका प्रिंट निकालेंगे और इधर सेंड कर देंगे, तो आप लोगों की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब जैसे मैं अगर मार्कशीट डिटेल्स की बात करता हूँ, यहाँ पे आप लोगों ने फुल नेम लिखना है, फील्ड ऑफ स्टडी देना है, रिसर्च टॉपिक, और ये सारी चीजें मेंशन है कि आप लोगों ने नंबर भी देने हैं इस तरह की, जैसे आपके 1100 होंगे FSC में टोटल, और मैट्रिक में भी 1100 हैं। अगर आजकल जैसे 1200 हुए हैं या कोई नंबर एक्स्ट्रा है तो आप लोगों ने ऐड कर देने हैं, और इस फॉर्मेट में भी लिखना है, और परसेंटेज भी मेंशन करनी है। MPhil में आपका स्कूल कॉलेज नेम या यूनिवर्सिटी नेम भी कह सकता हूँ, और एंड ईयर ऑब्टेन। उसके बाद है मार्क, आप लोगों ने यहाँ पे मार्क मेंशन कर देने हैं कि आपके जो भी मार्क्स बनते हैं इस फॉर्मेट में लिखने हैं आउट ऑफ 1100। इसी तरह परसेंटेज आप लोगों ने मेंशन कर देनी है, इसी तरह मास्टर्स, बैचलर्स, इंटर, मैट्रिक, ये सारी चीजें आप लोगों ने इसी तरतीब में मेंशन कर देंगे। और ये उसने रिक्वायरमेंट बताई हुई है 80% वाली, और ये आप लोगों ने देख लेनी है और इसको मद्देनजर रख के अप्लाई करना होता है। ये सारी चीजें हो गई हैं। उसके बाद चौथा अटेस्टेड कॉपी ऑफ डिग्री, ये मैंने आपको चीजें बता दी हैं, और रिकमेंडेशन लेटर का फॉर्मेट भी दिखा दिया है, तो आप लोगों ने उसको भी यूज करना होता है इन केस अगर आपके पास यूनिवर्सिटी का रिकमेंडेशन लेटर नहीं है। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने इन एड्रेस पे भेजने हैं, इस्लामाबाद एम्बेसी के लिए इस एड्रेस पे, और अगर मैं कराची एम्बेसी की बात करता हूँ या कराची कंसुलेट की बात करता हूँ तो वो इस एड्रेस पे आप लोगों ने भेज देना है। तो ये था पाकिस्तान के लिए। इसी तरह बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, जहाँ से भी आप अप्लाई करेंगे वहाँ पे आपके कंसुलेट का और एम्बेसी की इंफॉर्मेशन आपको आपकी गूगल के थ्रू मिल जाती है, और आप लोग वहाँ से भी देख के इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इन केस आप सिलेक्शन आपकी हो जाती है और आपको टेस्ट वगैरह की ईमेल आती है, तो आप लोगों को यहाँ पे पास्ट पेपर मिल जाते हैं, आप इनका सैंपल यहाँ पे यूज कर सकते हो। पास्ट पेपर्स की मदद से आप लोग सिलेबस का भी गैस कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें होंगी अप्लाई करने के टाइम या टेस्टिंग के टाइम प्रिपेयर कर सकते हैं। रिसर्च स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों का एग्जाम या पेपर इस तरह का होगा, इस फॉर्मेट में होगा। आप लोग इसको ओपन करेंगे और आप लोगों ने फॉर्मेट देख लेने हैं किस तरह के सवाल होते हैं। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हुई हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर इस वीडियो के रेलिवेंट कोई भी सवाल आपके जहन को अभी भी तंग कर रहा है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उसको आंसर करने की भरपूर कोशिश करूंगा। मजीद आपसे वही रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस में टाइम टू टाइम डालता रहूंगा। और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये स्कॉलरशिप है और जापान की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप कंसीडर की जाती है, और जापान हाई टेक कंट्री है, और इसमें स्टडी करने के बाद आपकी जो करियर ग्रोथ है वो बूस्ट अप हो जाएगी। तो जो भी सवाल है कमेंट में लिखें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें।